वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है या प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड क्या है। पिछले वीडियोस में हमने कोरिलेशन के बारे में जाना था कि कोरिलेशन क्या है। इन जनरल जब हम बात करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच संबंध है तो इसे हम कहते हैं कोरिलेशन, मतलब कि दो चरों के बीच के संबंध को हम सहसंबंध या कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, सांख्यिकी की बात करते हैं, तो कोरिलेशन का मायने थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक चर में चेंज होने से दूसरे चर में परिवर्तन हो जाए या चेंज हो जाए, तो इसे हम कहेंगे कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच जो संबंध है वह सहसंबंध है। कैसे? बुद्धि में यानी कि हमारी इंटेलिजेंस में इंक्रीमेंट या वृद्धि होने पर हमारी जो अचीवमेंट है उसमें भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार बुद्धि में जब डिक्रीमेंट होगा यानी कि जब ह्रास होगा तो इसमें यानी कि हमारे अचीवमेंट में भी क्या होगा? कमी आएगी। तो इन दोनों चरों के बीच में जो संबंध है उसे हम क्या कहेंगे? सहसंबंध। और इसी प्रकार फटीग यानी कि थकान और प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन दो वेरिएबल्स हैं हमारे, और इनके बीच में भी कुछ ऐसा संबंध है कि फटीग बढ़ने पे प्रोडक्शन क्या होगा? घट जाएगा, और ऐसे ही फटीग के घटने पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इनके बीच के रिलेशनशिप को भी हम कोरिलेशन कहेंगे। अंदर मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की। प्रोडक्ट मूवमेंट जो कोरिलेशन है हमारा, कोरिलेशन के एरिया में कार्ल पियर्सन कार्ल पियर्सन 1867 और 1937 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। इनका नाम बहुत ही पॉपुलर है। ये ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध बायोमेट्रिशियन और स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने दो चरों के बीच सहसंबंध यानी कि लीनियर कोरिलेशन को निर्धारित करने के लिए एक मैथमेटिकल मेथड बनाया था, जिसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड यानी कि कोवेरिएंस मेथड भी कहा गया। इसे हम पर्सोनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं और इसे रेशियो मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ हम इसे स्मॉल r या ब्रैकेट में कैपिटल X, Y या RXY से भी संबोधित करते हैं, जानते हैं। R को जानने की 4 विधियां हैं, पर हम एक ही, क्योंकि हर कंडीशन में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला या एक या दो फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि कार्ल पियर्सन के बारे में समझ में आया ना। कार्ल पियर्सन का जो लाइफ स्पेन था 1867 से 1937 तक था। ये ब्रिटेन के एक बहुत ही फेमस बायोमेट्रिशियन या स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन यानी कि लीनियर कोरिलेशन को निर्धारित करने के लिए एक मैथमेटिकल मेथड बनाया। उसे ही हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड, कोवेरिएंस मेथड, पर्सोनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड, रेशियो मेथड या फिर R ब्रैकेट में कैपिटल X, Y या RXY से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अजम्पशंस की। लीनियर में बेटा बीच में एक वो आ गया है, पॉइंट आ गया है, LINEAR, एक पूरा वर्ड है। ठीक है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन मेथड का जो बिहेवियर है हम हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स को यानी कि आप लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हम किन किन सिचुएशंस में प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए यानी कि प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन लगाने के लिए कुछ अजम्पशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होगी, तो इसी सिचुएशन में हम पियर्सन R ज्ञात कर सकते हैं यानी कि कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर रिलेशनशिप है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पियर्सन R कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है,
दूसरी बात कि इस तरह का जो कोरिलेशन होता है उसका उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस हों, यानी कि सतत हों। जैसे हमारा इंटेलिजेंस और अचीवमेंट क्या है, दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं। तो इन दोनों के बीच में सहसंबंध निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पियर्सन आर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब दोनों ऑब्जर्वेशंस की संख्या अधिक हो, यानी कि जब एन कैपिटल एन हमारा बड़ा होता है तो हम पियर्सन आर निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। गैरेट ने कहा है जब ऑब्जर्वेशंस की संख्या 30 या इससे अधिक होती है तो हम क्या करते हैं, पियर्सन आर निकाल सकते हैं। जब दोनों चरों यानी कि दोनों सेट्स के स्कोर्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उपलब्ध होता है तो पियर्सन आर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, पियर्सन आर मेथड का उपयोग हम तब भी कर सकते हैं जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमें ज़्यादा एक्यूरेटली जानना हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, अजम्पशंस हैं, इनका फुलफिल होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम कुछ लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। जब हमारे वेरिएबल्स के बीच में, जैसा कि आपने अभी मैंने बताया था, लीनियर रिलेशनशिप है तब तो कैलकुलेट कर सकते हो, पर नॉन लीनियर रिलेशन कोरिलेशन होगा या रिलेशनशिप होगी तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशन है, अगर वेरिएबल्स के बीच में नॉन लीनियर कोरिलेशन है तो हम प्रयोग इसका नहीं कर सकते। और अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस की जो संख्या है उसमें n बहुत छोटा है, 30 से कम है, तो भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। और अगर हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस हैं तो भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जब हमारे दो सेट, ठीक है, यानी कि दो ग्रुप्स में से किसी एक सेट के जो स्कोर्स हैं वो रैंक या रेटिंग में हो तो भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को तुरंत निकालना हो तो भी हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा लिमिटेशंस हो गई। अब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, अभी तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि कैसे करते हैं। अभी इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा नहीं है, बता रही हूँ, इसका सिर्फ मैंने सॉल्यूशन दिए हैं। देख रहे हैं जैसे कि आप टेबल्स में ये आपको सबसे पहले दिया होगा एक्स के स्कोर और वाई के स्कोर, एक्स टेस्ट पे के स्कोर और वाई टेस्ट के स्कोर, जिन पे 12 स्टूडेंट्स की हमें डेटा 23 टेबल में दिए गए हैं। तो आपको इतना ही दिया जाएगा, एक्स का स्कोर दिया रहेगा, वाई का स्कोर दिया गया। एक्स में 12 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हैं, ऐसे ही वाई टेस्ट पे 12 स्टूडेंट के स्कोर दिए रहेंगे। अब आपको ये निकालना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई सहसंबंध है या नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट स्टेप दे देंगे एक्स को, सेकंड स्टेप दे देंगे वाई को। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड स्टेप, पहले तो हमने एक्स को लिख लिया, वाई को लिख लिया, एक टेबल बनानी है हमें। ठीक है, तो पहले स्टेप में एक्स और वाई के जो स्कोर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने कॉलम एक्स में स्कोर लिख लिए, ऐसे ही हमने वाई में स्कोर लिख लिए। दूसरे स्टेप में हम एक्स डिस्ट्रीब्यूशन और वाई डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स निकालेंगे, यानी कि एक्स में जितने स्कोर दिए हैं उनको टोटल कर लेंगे, ऐसे ही सिग्मा वाई में जितने भी स्कोर्स दिए हैं उनको टोटल कर लेंगे, तो हमारा सिग्मा वाई निकल आएगा। ठीक है, तो हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन एक्स निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन क्या है, 12, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिए हैं, तो 11.92 हमारा मीन एक्स निकल आया। मीन वाई कैसे निकलेगा, सिग्मा वाई हमारा कितना है, 204 आया है टोटल करके, वाई वाला जो कॉलम हमने सम किया तो हमारा 204 आया, और एन कितना है, 12 स्टूडेंट हैं हमारे, 12 स्टूडेंट का स्कोर दिया है, तो हमने जब डिवाइड किया तो 17 आ गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे। इसके लिए हम एक्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है उससे हम प्रत्येक स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन को निकालते जाएंगे। इसके लिए हम प्रत्येक स्कोर से मीन को घटाएंगे। ठीक है, अब पहला हमारा प्राप्तांक क्या है, पहला स्कोर हमारा क्या है, 11। ठीक है, और हमारा मीन क्या है, x माइनस एम करना है, और मीन हमारा क्या आया है, 11.92। तो अगर हम 11 में से 11 में से 11.92 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, -0.92। ठीक है, इसको हम x कॉलम में लिख लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे का निकालेंगे तो फिर वही आएगा -0.92। फिर हम 13 से निकालेंगे, 13
-11.92। तो हमारा क्या बचेगा, जो बचेगा हम लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक्स कॉलम निकल आएगा थर्ड वाला। ऐसे ही फोर्थ कॉलम हम निकालेंगे, इसमें स्कोर्स में से हम मीन को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, 20 में से हमने भाई 17 हमारा था वाई वाले कॉलम में, 20 हमारा वो है। सेकंड कॉलम में से हम क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम निकालना है हमें। तो हम 20 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 21 में से 17 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 23 में से 17 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये कॉलम भी निकल आएगा, यानी कि वाई में से एम यानी कि मीन माइनस कर देना है आपका, तो ये कॉलम भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हम एक्स डिस्ट्रीब्यूशन के प्रत्येक वेरिएंस को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, अब जैसे हमने -0.92 है जिसका हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.85 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी जितने भी हमारे वेरिएंस हैं उन सब का निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल आएगा। ऐसे ही हम वाई स्क्वायर निकालेंगे, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 6 × 6 36। ऐसे ही हमारा वाई स्क्वायर निकल आएगा। फिर हम एक्स और वाई निकालेंगे, एक्स और वाई निकालेंगे। ठीक है, अब एक्स और वाई कैसे निकालेंगे हम, कि हमें एक्स की जो वैल्यू है यानी कि -0.92 और 3 × 3 कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, -2.76। ऐसे ही नेक्स्ट भी होगा, -0.92 × 4 -3.68 आ जाएगा। ऊपर सब लिखा है बेटा, क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। पहला स्टेप में जो आपके स्कोर हैं वही लिखने हैं, सेकंड में भी वही लिखने हैं स्कोर्स, बस नीचे कैलकुलेट करके लिख देना है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, और एक्स थर्ड स्टेप निकालने के लिए जो आपका स्कोर है यानी कि एक्स, उसमें से आपको फर्स्ट मीन 11.92 वाला मीन सब स्कोर्स में से माइनस करते जाना है। ऐसे ही फोर्थ स्टेप में आपका जो वाई का स्कोर रहेगा वो माइनस जो आपके मीन है 17 जो मीन आया है सब स्कोर में से वो माइनस हो जाएगा, तो आपके सारे स्कोर आ जाएंगे। फिर आप एक्स का स्क्वायर कर दोगे तो जो आएंगे स्कोर्स वो लिखते जाओगे। ऐसे ही वाई का स्कोर कर दोगे, वाई का स्क्वायर कर दोगे सॉरी, तो वो आ जाएगा। फिर आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी स्कोर आएंगे वो आप वहाँ लिख दोगे। ठीक है, फिर जो एक्स स्क्वायर का जो कॉलम है वहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो। ऐसे ही वाई का जो स्क्वायर है वहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। फिर जो हमारा लास्ट वाला है सेवेंथ वाला स्टेप है उसमें क्या करोगे, आप प्लस वाले टोटल करोगे तो 166.60 आया। ऐसे ही माइनस वाले जब टोटल करोगे यानी कि -2.76 -3.68 और -2.16 जब ऐड करोगे तो आएगा हमारा -8.60। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई यानी कि 158। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, पहला वाला 30 फॉर्मूला 30 लिखा है ना उसको देखिए सिर्फ, R = सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर। इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज़ लिख देनी है। सिग्मा एक्स वाई हमारा कितना था, 158 आया है। ठीक है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमारा कितना था, 170 है, 170.96 है। सिग्मा वाई का स्क्वायर कितना है, 280 है, 280। अब आपने उसको सॉल्व किया तो हमारा आया है 0.72। ठीक है, अब नीचे जो फार्मूला है 31 का फार्मूला है वो फार्मूला थोड़ा अलग है लेकिन आंसर इतना ही आएगा। तो आप पहला फार्मूला याद रखिए बस। ठीक है, वो मैंने सिर्फ दे दिया है ताकि आपको अगर वो फार्मूला आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेन आपका ये टेबल का काम है। अगर टेबल आपने बना ली और इसका पूरा सातों स्टेप कर लिए तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखने का काम रह जाएगा। वैल्यूज़ रख दी, आपका आंसर निकल के आया 0.72। अब हमें देखना है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, डीएफ निकालेंगे। ठीक है, डीएफ हमारे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन कितने थे हमारे, 2 ग्रुप्स थे तो n-2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एन कितना था, सॉरी एन हमारे 12 थे, उसमें से हम 2 कर देंगे। 2 ग्रुप्स थे तो हम 2 माइनस करेंगे, एक ग्रुप होता तो 1 माइनस करते। ठीक है, तो 12 में से 2 गया तो 10 डीएफ आया। अब 10 डीएफ की सहायता से हम क्या करेंगे, हम वैल्यू देखेंगे कि 0.05 पे कितनी वैल्यू आ रही है और 0.01 सिग्निफिकेंट लेवल पे क्या वैल्यू आ रही है। तो 0.05 पे कम से कम इसे 0.76 या 0.58 से इतना होना चाहिए, ऐसे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे ही 0.01 पे कम से कम 0.708 या 0.71
होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। और हमारी वैल्यू कितनी आई है 0.72, मतलब कि हमारा जो 0.72 है कोरिलेशन वो 0.01 पे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में प्रॉपर एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन। तो इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन क्या है, कब आया, पहले आप थोड़ा सा कोरिलेशन बताइए, फिर कार्ल पियर्सन ने क्यों दिया, वो कौन थी, ठीक है, और किन किन नामों से हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को जानते हैं आप ये बताओगे। इसके अजम्पशंस आपको क्लियर होने चाहिए कि किन सिचुएशन में हम इसको लगाते हैं, किन सिचुएशन में हम नहीं लगा सकते। इसके हमें अजम्पशन और लिमिटेशंस दोनों पता होनी चाहिए। फिर आपको टेबल बनानी है और सातों स्टेप पूरे करने हैं। सातों स्टेप करने के बाद आपको पहला फार्मूला जो है, ठीक है, 30, फार्मूला 30 में इनकी वैल्यूज़ को रखना है और आपका जो भी आएगा उसको आपको डीएफ के सहारे टेबल में देखना है और 0.05 लेवल पे और 0.01 लेवल पे आपको देखना है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट लेवल भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ करते हुए आपको कैसे अपनी वैल्यू को चेक करना है। तो थैंक यू बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को अच्छे से कर पाओगे। और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ग्रुप में मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।